आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी। जब तक शरीर में ताकत थी, खूब पैसा कमाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, साथ ही साथ जो बच्चे थे उनका बिजनेस में हाथ बढ़ाया और उनका बिजनेस आगे बढ़ाया। दोस्तों, बच्चे सेटल हो जाते हैं, अपने पत्नी के लिए बहुत सारी जमा पूंजी, गहने, बहुत कुछ बनाया। समय बीतता जाता है, लेकिन 60 साल की जब उम्र आती है तो एक बार उनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है, उस हादसे से अंदर से टूट जाते हैं। उस वक्त पर इनकी जो पत्नी होती है और बच्चे होते हैं, साथ छोड़ करके चले जाते हैं। दोस्तों, इनके घर में एक नौकरानी रहती थी जो कि काम करने आया करती थी। उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। जब इनका कोई सहारा नहीं बना, सब छोड़ करके चले गए, तो एक दिन ये नौकरानी से बोले कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे पास आओ। दोस्तों, नौकरानी को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उसका हाथ जोर से पकड़ लेते हैं और इतना जोर से पकड़ते हैं कि जैसे मानो कोई आदमी बड़ी मुसीबत में हो और दिल में बहुत दर्द रखा हो और आज बहुत कुछ कहना चाहता हो। दोस्तों, नौकरानी उसके पास में बैठती है और कहता है कि मेरे इस शरीर के अंदर और दिल के अंदर एक रहस्य छुपा है, जो मैं सोचा था कि कभी अपनी पत्नी को बताऊंगा, लेकिन पत्नी साथ छोड़ करके चली गई, बेटे साथ छोड़ करके चले गए। बस एक तुम हो जो निस्वार्थ भाव से अभी भी मेरे साथ हो, और मैं चाहता हूँ मेरे जाने से पहले ये जो रहस्य है ये तुम जान लो। दोस्तों, ये सुनकर के वो महिला काफ़ी परेशान हो जाती कि ऐसा कौन सा रहस्य जो ये अपने दिल में छुपा करके रखा है, सिर्फ पत्नी को बताना चाहता था, अपने पत्नी और बेटों को छोड़ करके मुझे बता रहा है। बहुत रोचक कहानी है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। वो क्या रहस्य था जो इस उम्र में वो उसको बताने वाला था? ऐसा क्या रिश्ता बन चुका था उस नौकरानी से जो उसको पत्नी से ज़्यादा मानता था? आइए जानते हैं पूरी कहानी में। बहुत रोचक कहानी है और दिल को छू लेने वाली कहानी है। हो सकता है कि आपके बुढ़ापे में भी ऐसा हो सकता है, किसी ने समय देखा नहीं किसके साथ कब क्या हो जाए। जो समय चल रहा है आजकल, लोग सिर्फ पैसे के स्वार्थी हैं। रिश्तों की जो कीमत है वो कहीं न कहीं धूल के बराबर हो गई है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं अभी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो क्या करी, मैं आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा। तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर के हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का जिला बरेली। बरेली के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम रामदास था। उम्र लगभग 60 के आसपास हो चुकी थी। रामदास अपनी जवानी में खूब मेहनत किया, गरीबी में जिंदगी बीती थी। लेकिन कहते हैं कि जब किसी के हौसले बुलंद हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। रामदास के जो पिता थे बेहद गरीब थे, किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी का। इतनी ज़्यादा खेती भी नहीं थी, किसी तरीके से सबका पेट पल रहा होता है। रामदास घर से बाहर निकलते हैं मात्र 10,000 रुपये लेकर के और कबाड़ का काम शुरू कर देते हैं। रामदास शुरुआत में ठेला लेकर के गांव गांव कबाड़ खरीदा करते थे। उसके बाद उसी से कुछ और पैसे इंतजाम करते हैं। फिर आने वाले टाइम में ये कबाड़ के होलसेल व्यापारी बन जाते हैं। इनके यहाँ जितने गांव में घूम करके फेरी करने वाले कबाड़ी होते हैं, वो कबाड़ ला करके इनको बेचा करते थे। साथ ही साथ स्क्रैप में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बहुत सारे लोहा लोखंड जो थे वो खरीदने लगते हैं। समय बीतता जाता है और कबाड़ से दोस्तों बहुत पैसा कमाने लगते हैं। पत्नी, 2 बच्चे। बच्चे जैसे जैसे बढ़ रहे होते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे विद्यालय में एडमिशन, इस उम्मीद पर कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा बिजनेस संभालेंगे और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस उम्मीद पर ये काम कर रहे होते हैं, आने वाले टाइम इनके साथ जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। दरअसल रामदास कबाड़ से इतना पैसा कमाए कि शाहजहांपुर बरेली का जो हाईवे था बाईपास, वहाँ पर ज़मीन, शहर में 2-2 मकान। बेटे जो थे बड़े हो गए, बड़े होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो बेटों को भी इसी काम में उतारा और बेटों को दिल्ली में जो है मकान दिलवाया और वहीं पर इनका बिजनेस शुरू करवा दिया। बेटों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों बेटे सपरिवार दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। शहर में पति पत्नी रहते थे और इनके घर में एक नौकरानी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, जो इनके यहाँ झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती थी। दोस्तों, लक्ष्मी बहुत ही ईमानदार थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। रामदास उसे बहुत मानता था, उसकी पत्नी भी बहुत मानती थी। इतना विश्वास बना करके वो रखी थी। लेकिन कौन कहता है कि आगे आने वाले समय में कब किसके साथ या किसकी नीयत कहाँ बदल जाए, किसी ने सोचा नहीं था। जब रामदास की उम्र लगभग 60 के प्लस हो गई तो अचानक एक दिन रामदास अपनी दुकान पर बैठे थे और बैठे बैठे दोस्तों गिर पड़ते हैं। जैसे गिर पड़ते हैं, वहाँ के जो काम करने वाले इनके नौकर चाकर होते हैं
तत्काल से इनकी पत्नी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि साहब को पता नहीं क्या हो गया, इनके हाथ पांव ढीले पड़ गए। दोस्तों जैसे ही उनकी पत्नी ये कहा सुनती है, वो आनन फानन अपने बेटों को फ़ोन करती है। अब बेटे दिल्ली में थे, इतनी जल्दी आना तो आसान था नहीं। बेटे कहते हैं कि आप चलिए, मैं तत्काल यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों बेटे जो थे अपनी गाड़ी उठाते हैं और बरेली के लिए निकल लेते हैं। तब तक उनकी पत्नी उनकी दुकान पर पहुँचती हैं और जो वहाँ पर नौकर चाकर होते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं उनके माध्यम से इनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में जब डॉक्टर इनकी स्थिति देखते हैं तो कहते हैं कि इनको तो लकवा मार गया है। दोस्तों इनके जो शरीर का अंग था वो पूरा झूल गया होता है। डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट चलता है, लगभग 15 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। अगले दिन सुबह जो दोनों बेटे थे, बाप की तबीयत सुन करके वो भी दिल्ली से वापस आ जाते हैं। आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डॉक्टर से जो स्थिति होती है उसका जायजा लेते हैं। डॉक्टर साहब बता देते हैं कि देखो इनको लकवा मार गया है, इतना आसान नहीं ठीक होना, हो सकता है कि जल्दी भी ठीक हो जाए और हो सकता है कि टाइम भी लग जाए और ठीक भी नहीं हो सकते। ये सुन करके उनके जो दोनों बेटे थे काफ़ी परेशान हो गए। उनको ये लगने लगा कैसी मुसीबत आन पड़ी। उधर अपना धंधा अच्छा खासा चल रहा था और सीजन भी था, अब धंधा छोड़ करके इधर आ गया हूँ, कितना मेरा लॉस हो जाएगा। दोस्तों एक सप्ताह तक तो दोनों बेटों में जो था वो पारी बांध लेते हैं कि एक सप्ताह तुम देखो, एक सप्ताह मैं। ऐसा करते करते 15 दिन तक तो हॉस्पिटल में रामदास का समय बीत जाता है। पत्नी भी साथ में रहा करती थी, लेकिन दोस्तों जब स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनके जो दोनों बेटे थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम चाहते हैं कि पिताजी को आप घर भेज दीजिए, इनका सेवा सहाय करेंगे, और रही बात दवा की तो दवा आप देते रहिएगा, हम इनको दिखाते रहेंगे। डॉक्टर कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें उचित लगे। दोस्तों वो लेकर के रामदास को घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बेटे दिल्ली चले जाते हैं। घर पर केवल लक्ष्मी और उनकी पत्नी रामदास की देख रेख करने लगती है। दोस्तों पत्नी भी 1 महीना तक तो किसी तरीके से देख रेख करती है, लेकिन कहते हैं कि जब आदमी चलता फिरता रहता है, पैसा कमाता रहता है, तब तक उसकी कीमत कुछ और होती है। जिस दिन उसका शरीर काम करना बंद कर देता है या जवाब दे देता है, उस दिन से वो आदमी अपने ही घर के लोगों के ऊपर बोझा महसूस होने लगता है। समय के साथ साथ कुछ ऐसा ही होने लगा रामदास के साथ। जो पत्नी उसकी जीवन संगनी थी, 7 फेरे लेकर के जीवन भर की कस्में खाई थी कि तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगी, वही पत्नी धीरे धीरे करके कभी कुछ रामदास को खिलाना होता, पिलाना होता या नहलाना होता तो वो चिड़चिड़ापन महसूस करने लगती थी। रामदास की ये हालत हो गई थी, चारपाई पर पड़े पड़े, लेटरिन बाथरूम चारपाई पर हो जाती, उनके कपड़े चेंज करवाना, कपड़े बदलवाना। दोस्तों महीने भर तो ठीक ठाक चला, लेकिन जब पत्नी को ये आभास हुआ कि ये पता नहीं कब तक मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी रामदास की हालत देख करके उनको घिन आने लगी थी। 1 महीने बाद अब रामदास की स्थिति ये हो जाती कि जहाँ पड़े रहते थे वहीं पड़े रहते, चाहे कपड़े में लेटरिन लगा हो, चाहे बाथरूम लगा हो, या खाने पीने का है, पेट में जो जूस वगैरह जा रहा होता है ना, उसका कोई ध्यान देने वाला था। धीरे धीरे करके इनका जो शरीर था दोस्तों वो कमज़ोर पड़ता जा रहा था। लेकिन जो इनके घर में लक्ष्मी नौकरानी थी वो थोड़ा सा समझदार थी। जब उनकी पत्नी इन्हें इग्नोर करने लगती है तो वो रामदास का ख्याल रखने लगती है। रामदास के कपड़े बदलवाना, उन्हें नहलाना, उन्हें दवाएं देना और उन्हें खिलाना पिलाना। कहीं न कहीं जो रामदास थे और उनकी जो नौकरानी लक्ष्मी थी, अब दोनों के बीच जो पर्दा था दोस्तों वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब वो चीज़ हो चुकी थी जो पति पत्नी के बीच में था। क्योंकि आदमी बिस्तर पर पड़ा होता है तो अक्सर चाहे कपड़े बदलवाना हो या कुछ भी कराना हो तो पर्दा कहीं रह नहीं जाता। अस्पताल में आदमी एडमिट रहता है तो वहाँ नर्स रहती हैं काम करने वाली, वो जिम्मेदारी से काम करती हैं, वो लोग जो है कपड़े वगैरह सब चेंज कराती हैं। वहाँ जेंट्स स्टाफ भी होता है, वो भी कपड़े चेंज करा देते हैं। लेकिन घर में आने के बाद स्थितियाँ बदल चुकी थी। अब मजबूरी थी, या तो उनकी पत्नी करती या लक्ष्मी। पत्नी ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन लक्ष्मी जो थी वो निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी का रामदास ने बुरे वक्त पर बहुत मदद किया था, जिसकी वो एहसानमंद थी। लक्ष्मी को लगा कि यही समय है उन एहसानों का कर्ज चुकाने का जो मालिक ने हमारे साथ किया था। कभी भी ज़िंदगी में उसका भी बुरा वक्त आया था, दर दर की ठोकरें खाई, जब उसका कोई सहारा नहीं बना, उस वक्त रामदास उनका सहारा बने थे। उन बातों को याद करके, उन समय को याद करके लक्ष्मी इनका देख रेख करने लगती है और दोस्तों इनकी सेवा सहाय करने लगती है। लगभग 3 महीने के आसपास का समय बीतता है। अब इस 3 महीने में जो पत्नी थी पूरी तरीके से ऊब जाती है और कहती है कि मैं तो इनके साथ अब नहीं रहने वाली हूँ, बस मन यही कर रहा है कि इनको भगवान मुक्ति दे दे। कहीं न कहीं उनकी पत्नी दोस्तों उनसे मन ही मन ऊब चुकी थी। उनको लग रहा था कि रामदास चले जाएं तो बेहतर है।
चारपाई पर पड़े पड़े लेटरिन कर रहे हैं, चारपाई पर पड़े पड़े कुछ खिला दो तो खा ले रहे हैं, न शुद्ध बोल पा रहे हैं, चलने फिरने की बात तो बड़ी दूर है। 3-4 महीने बाद जो उनकी पत्नी थी अपने बेटों से कहती है कि देखो घर पर लक्ष्मी है, इनकी सेवा सहाय कर रही है और मेरा मन ऊब गया है, मेरा मन करता है कि हम दिल्ली चले आएँ और कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहें। दोस्तों जो उनके बेटे थे वो भी कभी 15 दिन में आते तो कभी महीने भर में आते, आकर के जो दवा वगैरह होता था वो दिलवा करके वापस चले जाते थे। उनकी भी विशेष रुचि अब पिता के प्रति नहीं रही, क्योंकि वो बोझ लगने लगे थे। वो एक बाप जिन्होंने अच्छे से बेटे को पढ़ाया, बिजनेस स्टैंड कराया, पूंजी दी, घर खरीद करके दिया, आज वही बोझ लग रहे थे। दोस्तों इस समय का चक्र है, हर किसी के साथ होता है। जो समय चल रहा है आजकल रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, रिश्ते तार तार होने में चंद मिनट लगते हैं। अगर आपके पास पावर है या पैसा है तो आपको हर कोई पहचानेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पावर नहीं है तो आप जीरो हैं। लक्ष्मी को लग रहा था कि रामदास के पास कुछ बचा नहीं है, बेटों को भी लग रहा था कि पिताजी के पास जो था वो हमने ले लिया है, लेकिन रामदास के पास ऐसा कुछ नहीं था। रामदास जानते थे कि बुढ़ापे में हो सकता है कि मेरे साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो जाएं जिससे हमको किसी और का सहारा लेना पड़े। इस वजह से रामदास ने चुपके से बिना किसी के बताए हुए कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी वगैरह बचा करके बैंक में रखी थी, जो कि बैंक के लॉकर में ज्वेलरी थी और बैंक में फिक्स डिपॉजिट था, जिसको कोई नहीं जानता था। अब रामदास की पत्नी दिल्ली चली जाती है बेटों के साथ। जब बेटे के पास पहुंच जाती है तो बेटे को लगा कि लक्ष्मी तो वही है, सेवा सहाय करेगी। दोस्तों लक्ष्मी अकेली पड़ जाती है। लक्ष्मी के 2 बेटे थे जो स्कूल भी जाते थे और शाम को आते थे, तो दुकान घर के सामने एक छोटी सी खोली थी, उसी दुकान से जो 10, 20, 50 मिलता था, घर का साग भाजी का काम चलता था। लक्ष्मी की पगार भी इतने ज़्यादा नहीं थी, 10,000 रुपये के आसपास पाती थी। लेकिन दोस्तों जब पिता की ऐसी हालत हो जाती है तो उनके बेटे कहते हैं कि एक काम करो लक्ष्मी, तुम पिताजी की देख रेख करो, मैं तुम्हारी पगार बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दूंगा। दोस्तों लक्ष्मी को लगा कि काम तो वैसे भी मैं करती हूँ, क्यों न 10,000 मुझे और मिल रहे हैं तो सेवा करने में क्या जा रहा है, मैं पिता समझ करके इनकी सेवा करूँगी, बूढ़े बुजुर्ग वैसे भी हैं, इसमें क्या बुराई है। दोस्तों वो और मन से सेवा करने लगती है। 1 साल बीत जाता है लेकिन स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता है। एक दिन उनका बेटा आता है और डॉक्टर के पास ले जा करके दिखाते हैं, और दिखाने के बाद डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब कि आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है। डॉक्टर कहते हैं देखो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, साल भर के आसपास हो गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ नहीं, पता नहीं कितने दिन तक ये चलता रहे, ठीक भी हो सकते हैं और ठीक भी नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। मेरा काम है इलाज करना, जो बीमारी है उसका मैं इलाज कर रहा हूँ। फिलहाल हमें पहले से कुछ ठीक ठाक दिख रहे हैं और इनका इलाज कंटिन्यू रखिए, ठीक हो जाएगा। दोस्तों इलाज में अच्छे खासे पैसे लगते थे, 20,000 रुपये हर महीना लक्ष्मी का और लगभग 30 से 40,000 रुपये का महीने की दवा होती थी। 60-70 हज़ार रुपये महीने का खर्च हो जाता था। साथ ही साथ उनके खाने पीने की और जो व्यवस्था थी, पैसा लग रहा होता है। अब बेटों को ये लगने लगा था कि इतना पैसा इनके पीछे खर्च हो रहा है, व्यर्थ का हो रहा है। धीरे धीरे करके दोस्तों 1 साल 2 साल और बीत जाता है, लेकिन इनके स्वास्थ्य में सुधार आता नहीं। लक्ष्मी तन मन से सेवा करती थी, देसी दवाएं जो थी उसका इस्तेमाल करती थी, जो डॉक्टर दवा दिए थे उसका इस्तेमाल करती थी, पैरों में मालिश करना, जो अंग झूल गया होता उस पर मालिश करना, बहुत मेहनत करती है। दोस्तों 1-2 साल नहीं, लगभग 7 साल बीत जाता है। 2008 में इनके साथ ऐसी घटना हुई थी और 2015 तक इनकी हालत यही रहती। लेकिन जब 2015 आता है तो दोस्तों धीरे धीरे जो रामदास थे अब वो उठने लगते हैं और लड़खड़ाते हुए चलने लगते हैं। जो बोलते थे तो जबान वगैरह थोड़ा बहुत लड़खड़ाती थी, लेकिन शुद्ध शुद्ध बोलने भी लगे थे। रामदास को जैसे जैसे सुधार हो रहा होता है वैसे वैसे रामदास अपने बेटे और अपने पत्नी के बारे में पूछते हैं तो लक्ष्मी सारी कहानी बताती है कि वो तो आपको कब के छोड़ के चले गए। उनको छोड़ करके गए हुए लगभग 3 साल के आसपास का समय बीत गया। 3 साल से वो लोग तो आए ही नहीं देखने की आप किस हालत में हो, जिंदा हो या नहीं हो। ये बात सुन करके रामदास को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, मालिश कर रही होती है। रामदास लक्ष्मी का हाथ इतना ज़ोर से पकड़ते हैं जैसे वो दिल की कोई इतनी बड़ी दर्द हो जिसको आज वो कहना चाहते हैं। दोस्तों लक्ष्मी पहले तो ठिठक जाती है कि आज रामदास को हो क्या गया है, लेकिन रामदास कहते हैं कि लक्ष्मी मैं तुमसे अपने दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। लक्ष्मी कहती है कि हाँ साहब बोलिए, क्या कहना चाहते हो। दोस्तों रामदास लक्ष्मी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मी मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, अच्छी शिक्षा दी, लेकिन ये बदल गए, कैसे बदल गए मुझे पता नहीं। बिजनेस इनका स्टैंड किया, घर बनवाया, पत्नी के लिए जो पत्नी ने कहा वो दिलवाया, अच्छी खासी ज्वेलरी, कैश, यहाँ तक कि जिस घर में ये भी पत्नी के नाम है। कभी अपने लिए जिया ही नहीं, बच्चों के लिए जिया और परिवार के लिए जिया, पत्नी के लिए जिया। आज वही लोग साथ छोड़ करके चले गए, जबकि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, रिश्ता सिर्फ एक नौकर
और मालिक का है। तो कहती है कि साहब नौकर मालिक का रिश्ता तो बेशक है, लेकिन उससे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है। वो लोग शायद इंसानियत भूल गए हैं या उनके अंदर ज़मीर नहीं है, इस वजह से वो लोग आपको छोड़ करके चले गए। खुद की संतान छोड़ करके चली गई, लेकिन मेरा जो फ़र्ज़ था वो मैंने किया। ये बात सुन करके रामदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामदास कहते हैं लक्ष्मी मेरे मन में एक बात है, मैं कहना चाहता हूँ। लक्ष्मी कहती है कि हाँ साहब बोलिए। रामदास कहते हैं कि मुझे एक दिन किसी तरीके से बैंक लेकर के चल, बहुत ज़रूरी काम है। लक्ष्मी कहती है कि साहब बैंक में क्या काम है? वो कहते हैं किसी तरीके से ले चल बस। लक्ष्मी कहती है कि ठीक है जब आप कहो। तो रामदास कहते हैं कि एक काम करो, चुपके से लेके चलो, किसी को पता न चले, कल ही मुझे लेकर के चलो। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है। दोस्तों लक्ष्मी जाती है, उनके जो बेटे थे बहुत बड़े नहीं थे, 8-10 साल के आसपास बड़ा वाला बेटा था। बेटे से कहती है कि साहब को बैंक जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है मम्मी कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, साहब को सहारा दे करके गाड़ी में बिठा देंगे। लक्ष्मी एक गाड़ी बुक करती है और दोनों बेटे आते हैं, सहारा दे करके उनको गाड़ी में बिठाते हैं और बैंक लेकर के जाते हैं, जिस बैंक में रामदास का अकाउंट था, जहाँ पर उन्होंने ज्वेलरी और कैश लॉकर में रखा था, जिसकी जानकारी दोस्तों किसी को नहीं थी, रामदास छुपा करके रखे थे। वहाँ जाने के बाद मैनेजर साहब से कहते हैं कि लक्ष्मी का खाता तत्काल प्रभाव से खोलो। बैंक मैनेजर रामदास को जानते थे। रामदास के तुरंत कहने के बाद 10 मिनट के अंदर उनका खाता खुल जाता है और रामदास अपनी पासबुक जो होती है, जो एफडी के कागज़ वगैरह होते हैं, वो सब बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनको देते हैं और कहते हैं कि मेरी हालत ऐसी है और मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरी लॉकर में रखी हुई ज्वेलरी और कैश है ये लक्ष्मी के नाम पर हो जाए। जो मैनेजर था वो कहता है कि लक्ष्मी कौन है? तो रामदास कहते हैं कि मेरी नौकरानी है। मैनेजर कहते हैं कि रामदास जी आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, इतने पढ़े लिखे इतने बुद्धिमान आदमी। तो रामदास कहते हैं कि नहीं मैनेजर साहब, गलती तो मैंने जब मैं स्वस्थ था तब कर दिया था। जिसको मैं अपना समझ रहा था वो तो अपना निकला ही नहीं, जबकि अपनी ना होते हुए भी मेरी सेवा की, सहाय की। शायद ये नहीं होती तो आज मैं कब का मर चुका होता। ये सुन करके मैनेजर साहब दंग रह गए। मैनेजर साहब पूरी कहानी पूछते हैं, रामदास पूरी कहानी बताते हैं। मैनेजर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं लक्ष्मी तुम सच में, जैसे तुम्हारा नाम लक्ष्मी है वैसे तुम लक्ष्मी हो भी। दोस्तों रामदास पूरी एफडी जो कि सन 2008 में एफडी किया था और 2015 वो लगभग 20 लाख रुपए की रकम 40 लाख के आसपास हो चुकी थी। लगभग 200 लाख का सोना उनके पास था। लगभग 60-65 लाख रुपए की जमा पूंजी थी। वो सारा जो है लक्ष्मी के नाम हो जाता है। लक्ष्मी के नाम करके बैंक से कहता है कि मुझे कचहरी तक किसी तरीके से ले चलो। दोस्तों एक प्लॉट लिया था जो कि अपने नाम था, वो भी अपने बुढ़ापे के लिए रखा था कि जो कोई मेरे सेवा सहाय करेगा उसी को मैं दूंगा। दोस्तों कचहरी जाता है और उस प्लॉट की रजिस्ट्री लक्ष्मी के नाम कर देता है। लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी मैं सब कुछ तुम्हारे नाम तो कर रहा हूँ, बस तुम मेरा देख रेख करती रहना। लक्ष्मी कहती है कि बाबूजी साहब, जब मैं आपका सेवा निस्वार्थ भाव से करती रही, बिना कोई धन लिए और बिना कुछ लिए, तो आप तो मुझे अपना सब कुछ सौंप चुके हैं। अब तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, चाहे बेटी बन करके, चाहे बेटा बन करके या बहू बन करके। दोस्तों ये बात सुन करके रामदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं और कहते हैं कि तत्काल मुझे घर ले चलो। दोस्तों घर लेकर के आती है, सारा काम जो होता है हो जाता है, प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है। ये बातें गुप्त रहती है। लगभग 1 महीने बाद जो प्लॉट होता है वो लक्ष्मी के नाम हो जाता है। बैंक का जो पैसा था तुरंत तोड़ करके एफडी हो जाता है वो लक्ष्मी के नाम। लक्ष्मी उसमें से 4 से 5 लाख रुपए निकाल लेती है। कहती है कि साहब इतने पैसे एफडी मत करो, मैं चाहती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम्हारे पीछे ही खर्च हो। रामदास लक्ष्मी से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो 5 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखती है, बाकी सब एफडी कर देती है। उसके बाद उन पैसों से थोड़ा थोड़ा करके निकाल करके लक्ष्मी रामदास के पीछे खर्च करने लगती है, उनके दवाओं में, उनके खाने पीने का खर्च। दोस्तों लगभग 1 साल और बीत जाता है, सन 2016 आ जाता है। 2016 में रामदास का जो स्वास्थ्य था और सुधर जाता है। अब धीरे धीरे वो चलने लगते हैं। इनके जो बेटे थे और जो इनकी पत्नी थी, कभी 6 महीने में एक बार तो कभी 3 महीने में एक बार ऐसे आते थे। जब 2016 में इनके बेटे और इनकी पत्नी आई तो देखी कि रामदास चलने फिरने लगे हैं, बहुत सुधार हो गया है। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी के बेटे थे उनसे कहते कि मुझे दुकान पर लेकर के चलो, वो दुकान पर भी लेकर के चला आता था, दुकान पर भी बैठने लगे थे। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका था। ये देख करके उनकी पत्नी को लगा कि जिसको मैं ये समझ चुकी थी ये मर जाए, वो जिंदा रह गया। दोस्तों जब रामदास की पत्नी रामदास के घर आती है तो रामदास उसको देखते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारी शायद ज़रूरत हमारे घर में नहीं है। तो कहती है क्यों? तो रामदास कहता है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम साथ छोड़ करके चली गई, बेटे साथ छोड़ करके चले गए। शायद लक्ष्मी नहीं होती तो मैं कब का मर चुका होता और सब कुछ ख़त्म हो गया होता।
जो मेरी सेवा सहाय की, जो मेरी ज़िंदगी सुधारी, वही मेरी सब कुछ है। चाहे नौकरानी हो, चाहे बेटी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर के उनकी पत्नी को झटका सा लगा कि अरे ये क्या कह रहे हैं। वो बोली ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरा घर है, मेरे नाम घर है, अगर तुम्हें यही सब है तो मेरा घर छोड़ करके तुम्हें जिसके साथ जाना हो जाओ। रामदास कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। दोस्तों लक्ष्मी वहीं पर खड़ी होती, सारी बातें सुन रही होती। लक्ष्मी कहती कि साहब अभी मैं जिंदा हूँ और चाहे आप मेरे पिता समान हो, चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी सेवा करूँगी। दोस्तों लक्ष्मी के पास साबित घर नहीं था, टूटी फूटी झोपड़ी थी जो कि किराए की थी, उसी में रहा करती थी। उसको लेकर के तत्काल प्रभाव से अपने घर आती है और रामदास अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा मकान खाली हो गया है, अपने मकान की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मी रामदास को लाती है और दूसरे दिन शहर में मकान ढूंढने लगती है, कोई ऐसा मकान मिल जाए जो बड़ा हो और कोई दिक्कत ना हो। 2 दिन तक ढूंढती है और एक मकान मिल जाता है जिसका किराया लगभग 10,000 रुपये महीना होता है। वो किराए पर मकान ले लेती है और रामदास सब परिवार सहित वहाँ पर लक्ष्मी शिफ्ट हो जाती है, वहाँ पर रहने लगती है, उसकी पूरी सेवा सहाय करती है। अब रामदास चलने फिरने लगा था, जो लक्ष्मी का बेटा था धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा होता है। रामदास एक दिन लक्ष्मी से कहता है कि देखो तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है और ये छोटी मोटी दुकान से कुछ होने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ जैसे मैं अपने बेटे को काबिल बनाया वैसे ही तुम्हारे बेटे को कुछ हुनर सिखा करके जाऊँ। तो लक्ष्मी कहती है आपकी महानता है साहब। तो रामदास कहता है कि महानता नहीं है, मेरा फ़र्ज भी बनता है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दोस्तों रामदास साहब उसके बेटे को अपने दुकान पर ले जाने लगता है और बिठा करके उसको सारे गुण सिखा देता है, स्क्रैप के, कबाड़ के। इतने सारे होलसेलर रहते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, सबका नंबर, कहाँ कहाँ से माल आता है, कहाँ से रेट निकाला जाता है, कहाँ से बात करके सारी चीज़ें सिखा देता है। लगभग 1.5 साल तक वो लड़का इनके साथ काम करता है। और जो दुकान होती है दोस्तों, चूँकि वो भाड़े की जगह पर थी और रामदास की थी नहीं, अब वो पूरी जो दुकान थी वो लक्ष्मी के बेटे को हैंड ओवर कर देता है और कहता है कि अब आज के बाद अब तुम संभालो। दोस्तों जो लक्ष्मी का बेटा होता है अब पूरी रामदास की जो दुकान थी वो अपने हाथ में ले लेता है और लेने के बाद दोस्तों ये सारा जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेता है, अपने हाथ में ले लेता है। जब ये बात इनके बेटे को पता चलती है और इनकी पत्नी को पता चलती है कि नौकरानी के बेटे को अपना पूरा बिजनेस दे दिया और उसके घर में रह रहे हैं, तो दोस्तों उनको बड़ी जलन हुई। वो लोग आए, खूब हंगामा किए, पुलिस बुलाई। पुलिस आने के बाद रामदास ने साफ साफ कह दिया कि जब इनकी ज़रूरत हमें थी इन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, जब इनको हमारी ज़रूरत थी हमने इनका साथ दिया, चाहे पढ़ाई लिखाई धंधा बिजनेस कुछ भी हो। तो जब ये हमारे बुरे वक्त पर काम नहीं आए, तो जो मेरे ज़िंदगी में या मेरे बुरे वक्त पर काम आया हो वही मेरा सब कुछ है। मैं उसके लिए नहीं करूँगा तो क्या इन लोगों के लिए करूँगा। रही बात मेरी प्रॉपर्टी की या कुछ भी की, मैं उसका स्वयं मालिक हूँ, मेरी खुद की कमाई है, मेरी खुद की बनाई है, उसका जिम्मेदार मैं, इनका कोई हक नहीं है। अगर ये लोग हमारे साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती करेंगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये सुनकर के जो 2 बेटे थे और इनकी पत्नी चिढ़ जाती है, उल्टा सीधा बोल करके चली जाती है। दोस्तों ये जो मामला था कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। जो कोई ये कहानी सुनता था, ये घटना देखता था, हर कोई यही कहता था कि इंसान औलाद के लिए पैसा कमाता है, औलाद के लिए प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन जब औलाद की ज़रूरत पिता को होती है तो औलाद धक्के मार करके बाहर कर देता है, निसहारा छोड़ देता है, हर कोई थू थू करने लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं समाज में दोस्तों हो रही हैं। हम जिनके लिए पूरी ज़िंदगी पूरी जवानी ख़त्म कर देते हैं वही हमारे ऐन वक्त पर हमें छोड़ करके चले जाते हैं, कहीं पत्नी के कहने पर तो कहीं पैसों के लालच में, कहीं प्रॉपर्टी के लालच में। तो इसीलिए कहते हैं कि आप किसी के लिए कितना भी कमाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने लिए उसका चाहे 5% ही बचा करके रखिए, लेकिन रखिए, कभी भी अपने हाथ खाली मत रखिए। बुरे वक्त पर जो साथ दे वही अपना है, नहीं तो न संतान, न पत्नी, न बहू, न बेटी, कोई नहीं। तो कहानी सुनाने के उद्देश्य आपको सावधान करना, सचेत करना। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भर भर के शेयर करिएगा। और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक फॉलो करिए। कल मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। रामानुज पांडे धनबाद झारखंड से, दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव से, ईश्वर सिंह ददन पटेल नरेंद्र देव जहानाबाद बिहार से, पीएन तिवारी जी बलिया उत्तर प्रदेश से, रहमुद्दीन नीलेश हैदराबाद से, इमरान अली गोपीगंज से, राहुल राजभर, शैलेश सिंह, सुबोध सिंह मुजफ्फरपुर से, यशवीर सिंह और चंदन राम गुड़गांव से। आप सभी इन वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें।
कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।